गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर ओम प्रकाश चौधरी। और आज मैं जो वीडियो आपके सामने लाया हूँ ये बेसिकली सेमेस्टर 1 जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मार्च मंथ में स्टार्ट होने वाला है उससे कंसर्न है। आज का वीडियो पे जो मेरा फोकस रहेगा वो थियोरेटिकल पार्ट को लेकर रहेगा। बीकॉम वालों का जो एग्ज़ाम है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेमेस्टर 1 बीकॉम का ऑनर्स या जनरल उससे 20 मार्क्स का थियोरेटिकल क्वेश्चंस आता है। बेसिकली स्टूडेंट्स लोग का दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ ये कि वो लोग थ्योरीज को इग्नोर कर देते हैं कि मोस्टली दे फोकस ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पार्ट, बट थ्योरीज को पूरी तरह से इग्नोर करना मतलब आप 15 to 20 मार्क्स गंवा सकते हैं, राइट। और दूसरा बात ये है कि जब आप नोट्स पढ़ते हो उस वक्त आप फेस करते हो कि सर नोट्स पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, ऐसा टाइप का कुछ। लेकिन अगर आप ऑडियो सुन लेते हो, वीडियो देख लेते हो तो आप फील करते हो कि हाँ वो नोट्स जो है आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाला पार्ट का देखो तो CU बीकॉम ऑनर्स एंड जनरल, राइट, दोनों के लिए ये थ्योरीज कॉमन होता है। प्रोबेबिलिटी जो है इसका इज इक्वल्स टू 15 to 20 मार्क्स। तो वही थ्योरी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप PDF को फॉलो कर सकते हैं। पहले ध्यान से लेक्चर सुनिएगा और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट है PDF है उसको भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप आराम से लिंक कर सकते हो। तो मैं ना इसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आता है कि अगर आप लंबा वीडियो सुनते हो तो उस वक्त भी आपको सुनने का मन नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा, जो जो टॉपिक्स है छोटा छोटा उन सबको लेकर छोटा छोटा वीडियोस बनाऊंगा, सो दैट आपको जब भी ऐसा ज़रूरत हो कि हाँ मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है या ऑडियो सुनना है व्हाटएवर, तो आप पर्टिकुलरली उस वीडियो को ही सिलेक्ट करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप इससे एक्सपेक्ट करना कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आ रहा है, राइट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, या डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अकाउंटिंग बेसिस, दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस। सबसे पहला चीज मैं लिख रहा हूँ जो दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, करेक्ट। देखो मैं थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्टली अगर इस पॉइंट पे जंप करता हूँ ना तो आपको समझने में दिक्कत होगा, करेक्ट। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि देखो आप अगर आप अपना फैमिली मेंबर में भी देखो या आसपास की सोसाइटी में भी देखो तो हर कोई ना कोई तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज जरूर करता है अपना अर्निंग करने के लिए। कोई ना कोई तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर करता है। कोई सैलरी पर्सन है, कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई प्रोफेशनल्स है जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन जैसे भी हुआ। तो अभी आप देखोगे तो हर एक पर्सन किसी न किसी तरह का, चाहे वो छोटा शॉप ओनर ही क्यों ना हो, वो किसी न किसी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व जरूर रहता है, ठीक है। अभी देखो आप सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखो अगर मैं बोलूँ कि ये मिस्टर एक्स है, ठीक है ना, ये डॉक्टर है। अभी आप एक बात बताओ, अगर ये डॉक्टर है तो ये अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा। अब जाहिर सा बात है कि ये पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, सर्जरी करेगा, राइट। अभी मान लो कि ये इसका पेशेंट है, देखो पेशेंट है बेचारा, थोड़ा दुखी है, करेक्ट। अभी इस डॉक्टर का क्या काम है, इस पेशेंट को ट्रीट करना। ट्रीट करने के बजाय अगर ये इसको ट्रीटमेंट, अभी देखो इसके तरफ से मैं देखूं तो ये इसको ट्रीटमेंट या एडवाइस देता है, बदले में अब बताओ ये इसको क्या पे करेगा, फी पे करेगा। तो हर वो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए, आई मीन मनी अर्न करने के लिए किया जाता है, वी कॉल इट
फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हाँ, तो अब इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर ने एक ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या आप बोल सकते हो एक्टिविटी। देखो, हर एक्टिविटी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते हो। जैसे सपोज कि आप घर में बैठ के टीवी चला रहे हो, राइट? तो टीवी चला रहे हो, टीवी चलाना भी एक एक्टिविटी है। अगर मम्मी आपके लिए घर पे खाना पका दे रही है, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी जब आपके लिए खाना पका रही है तो वो आपसे पैसा चार्ज कर रही है, तो उसको आप पर्सनल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, बहुत टाइप का एक्टिविटीज होता है, करेक्ट? अभी आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, किसी ने बर्थडे में आपको इन्वाइट किया है, बर्थडे पार्टी में आप जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बर्थडे पार्टी में जाने के लिए पैसा चार्ज करते हो, ठीक है ना? तो वो आपका पर्सनल एक्टिविटी हो गया, सोशल एक्टिविटी हो गया। या फिर अभी एक चीज़ देखो, आप अभी आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर या प्रोफेशनल डॉक्टर कोई भी हो, अगर आपको कोई अपना सर्विस देने के लिए बुलाता है तो ऑब्वियस सा बात है कि आप उससे चार्ज करोगे। अगर कोई सिंगर को आप इनवाइट करते हो और वो प्रोफेशनली सिंगिंग कर रहा है, तो फॉर दैट प्रोफेशनल सिंगिंग ही विल चार्ज डेफिनेटली एन अमाउंट, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको पहले डिफाइन करना होगा कि एक एक्टिविटी को हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो द सिंपल डेफिनेशन इज, हर वो एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए किया जा रहा है उसको मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दूंगा या फाइनेंशियल एक्टिविटी का। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, किसी को गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, या फिर आप प्रोफेशनल हो तो आपने अगर प्रोफेशनल सर्विसेज दिया है, बदले में आप चार्ज कर रहे हो, दैट इज रिगार्डेड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप देखोगे हर कोई किसी न किसी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उसको अपना फैमिली चलाना है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो सर्विसिंग एक्टिविटी हो, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि सिर्फ हमारे कॉमर्स में एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप देखोगे तो बेसिकली अगर मैं बिजनेस एक्टिविटी पार्ट को लेकर स्टार्ट करता हूँ, इससे आपको समझने में सुविधा रहेगा, क्योंकि ना इनका ट्रांजैक्शंस बहुत लार्ज स्केल में होता है। अभी सोचो एक सैलरीड एम्प्लॉय का क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बदले में उसको सैलरी मिल रहा है, बस उसका इनकम का पार्ट खत्म हो जाता है। बट अगर आप एक बिजनेस का ले या फिर एक्सपेंसेस, उसका जो पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहा है, घर का जो भी एक्सपेंस पेमेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक बिजनेस एक्टिविटी को अगर मैं चुनूँ ना, तो आप देखोगे कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है? ट्रांजैक्शंस हियर मीन्स एक्टिविटी, ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आप देखोगे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है। उसने परचेज किया, सेल किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस किया उस सेल को अर्न करने के लिए। तो अभी आप देखो, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। से फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस, ठीक है? अभी देखो, ये जो है पर्सन, ये मिस्टर ए, करेक्ट, ये डिसाइड करता है कि उसे एक छोटा स्मॉल मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करना है, करेक्ट? तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम, आप एक बात सोचो, जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सबसे पहला बात वो मनी इन्वेस्ट करेगा। मनी इन्वेस्टिंग से फॉर एन एग्जांपल उसने ₹2 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये देखो, ये इसका बिजनेस है। एंड दिस इज गारमेंट बिजनेस। बोलो स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन गारमेंट का बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो उसका बेसिक एक्टिविटीज़ क्या होगा? सर, वो गारमेंट को परचेज करेगा, गारमेंट्स को सेल करेगा, ठीक है ना? बट एट द सेम टाइम आप फील करोगे कि अगर वो गारमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो गारमेंट परचेज सेल करने के लिए उसका अकेला सारा काम करना, वो शॉप खोलेगा, कैश बॉक्स में बैठेगा, गारमेंट परचेज करेगा, कस्टमर आए कस्टमर को डील करेगा, इन सारा एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसका अकेला ये सब काम करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा? उसको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो अभी वो क्या करेगा जानते हो? इसके लिए सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स ही नहीं, अगर वो गारमेंट का बिजनेस करना चाहे तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। लाइक उसको एक प्लेस चाहिए, एक शॉप चाहिए। अगर वो प्लेस ले लेता है, शॉप ले लेता, तो शॉप में उसको
बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगाने होंगे, लाइक बहुत सारे अगर उसने एसी इंस्टॉल करवाया हुआ है या कंप्यूटर चाहिए उसको, तो इन सारे एक्टिविटीज़ को उसको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी वो क्या करता है, देखो मान लो इसमें उसने से फॉर एन एग्जांपल यहाँ उसने एक एसी लगाया, ठीक है। ये देखो ये फैन भी लगाया है, ये फैन है, करेक्ट। उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज भी है, देखो बहुत सारे एम्प्लॉयज भी है, ठीक है, जो सेल करने का काम करते हैं, बहुत सारे बाइंग एक्टिविटीज में रिलेटेड है, कुछ अकाउंटेंट होंगे, ये देखो ठीक है ना, अकाउंटेंट हो गए। दे ऑल आर द वर्कर्स वर्किंग इन दैट बिजनेस, करेक्ट। अभी सोचो अगर मिस्टर ए ये पता करना चाहे कि उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि उसमें कितना सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे। सोचो वो, ये देखो अगर मैं इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अभी आप देखो उसने परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंसेस पे किया, इसके अलावा उसने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को भी बनाया। प्रॉपर्टीज़ का मतलब जो भी वो एसेट वहाँ पे यूज़ कर रहा है उनको मैं बोल रहा हूँ। तो अभी जैसे एग्जांपल अगर मैं एक्सपेंस का लूँ तो उसने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, टेलीफोन बिल है, ठीक है। इन सारे एक्सपेंसेस को उसने किया है। अभी आप एक बात सोचो, अगर रोज डेली बेसिस में वो कितने सारे लोगों को सेल करता होगा। सोचो सेल भी करता होगा तो कितना कैश सेल होता होगा, कितना क्रेडिट सेल्स होता होगा, डेली बेसिस में कितने सारे कस्टमर्स उसके पास आते होंगे जाते होंगे। हाँ दैट इज़ फाइन कि सर शुरुआती दौर पे तो कुछ कस्टमर्स होंगे, ठीक है। जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा, उसका कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, सो मैनी, मैंने बहुत सारे लेवल में कस्टमर जो है काफ़ी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी सोचो फिर वो मंथली बेसिस पे सैलरी देता होगा, रेंट मंथली बेसिस पे पे किया, अगर उसने रेंटेड प्रेमाइस यूज़ किया है, टेलीफोन बिल वो पेमेंट करता है, तो इतना सारा ट्रांजैक्शन उसने किया है। सोचो इतना सारा ट्रांजैक्शन किया है। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड बेसिकली हम लोगों ने देखा, क्लास 11-12 में हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग का रिजल्ट जानना चाहते हैं, हम लोग ना अकाउंट का बिजनेस को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, और हर जो छोटा टुकड़ा होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अभी आप एक खुद सोचो, अगर अगर आप अभी क्लास 5 में हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट 3 साल के बाद क्लास 8 दोगे, ऐसा तो नहीं है। हमारा इवैल्यूएशन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, वो हर साल होता है ना, और एक साल जो है 12 मंथ का पीरियड का होता है। उसी तरह बिजनेस का जो परफॉर्मेंस होता है, अगर आपको उसको एनालाइज करना है तो उसके लिए भी आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा। तो बेसिकली ये टुकड़ा जो है हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो 12 मंथ का पीरियड होता है, दैट एंड वी कॉल इट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक पे डिटेलिंग में चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो में करूंगा। तो फिलहाल मैं ओरिएंटेशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्रोसेस करने वाले हैं, ये अकाउंटिंग होता क्या है, कैसे हम लोग करेंगे, राइट। तो अभी देखो ये इतना सारा ट्रांजैक्शंस है, अभी मैं इतना सारा ट्रांजैक्शंस को, इन सबको, ये जितना सारा आपने डिटेलिंग देखा ना, इन सबको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट। ये सारा जो है हमारा, ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अभी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बेसिस पे मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं।
ये जो मैंने थ्रू आउट द ईयर, अभी आप देखो मैं एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, ये लाइन डायग्राम है, ठीक है। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ईयर यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल 19, तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020। अभी स्टूडेंट्स, ये जो पीरियड है ना, ये जो पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। करेक्ट। और आपको पता है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, इस यहाँ पे ना वो अपना रिजल्ट जानना चाहेगा। रिजल्ट भी आप खुद सोचो, आप साल भर स्टडी करते हो, फिर एग्जाम के लिए अपीयर करते हो, तो डोंट यू वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस। अब आपका रिजल्ट जो आता है पास या फेल होता है। अगर आप पास होते हो तो उसका भी डिस्टिंक्शन होता है कि पास फेल होते हो तो उसमें आपने कितना मार्क्स से पास हुआ है, क्या उसका आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आप जिस पोर्शन में वीक होते हो उसके लिए स्पेशल आप और स्टडी करते हो या उसको रिकवर करने का ट्राई करते हो। तो यहाँ पे भी वो रिजल्ट जानना चाहेगा। पता है यहाँ पे जो रिजल्ट होता है ना, वो 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। एग्जाम में पास फेल होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अभी आप एक सोचो कि इन सारा इंफॉर्मेशन को जो मैंने शुरू में लिखा, देखो प्रीवियस स्लाइड में, ये आप देखो, ये सारा जो इंफॉर्मेशन था, मैंने कितना परचेज किया, सेल्स किया, हर मंथ में नंबर ऑफ परचेजेस, सोचो ये कितना सारा हो सकता है, सो मच है कि नहीं बताओ। ये वाला भी कितने सारे कस्टमर्स हो गए। इज इट पॉसिबल कि मैं उन सबको दिमाग में याद रखूं कि हाँ मैंने आज कितना सेल किया, आज मैंने कितना एक्सपेंस किया, फिर आने वाला कल पे, उसके बाद पूरा 1 साल का इंफॉर्मेशन को, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि मैं एक इंफॉर्मेशन को पूरे सही तरीका से अपने दिमाग में याद रख पाऊँ? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए फिर सर क्या तरीका बना है? नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कम्स इनटू द पॉइंट। ओके, अभी आप सोचो इन सारा इंफॉर्मेशंस को, इन सारे इंफॉर्मेशंस को विच आर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, इन सारे इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना इज अकाउंटिंग, दैट्स ऑल। ठीक है ना। अभी आप देखो, तो यू नो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज इक्वल्स टू recording of accounting information in a significant manner. And student, दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, अभी मैं बुकिश डेफिनेशन का कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या प्रोवाइड किया गया, अगर मैं आपको डायरेक्ट आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखूँ ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेरा यहाँ पे मकसद आपको समझाना है, इसीलिए आप बिल्कुल भी डेफिनेशन के साथ अभी इसको कंपेयर नहीं करेंगे। मैं जब इसको तोड़ के आपको समझाऊंगा, उसके बाद जब सबको एक साथ असेंबल कर दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सर अकाउंटिंग का जो भी डेफिनेशन दिया गया है वो इसके साथ पूरा रिलेट हो जाता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग का जब मैं डेफिनेशन आपके साथ रीड करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर अब आपको समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हम लोग को ओरिएंटेशन में समझा दिया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है और अकाउंटिंग करना क्या होता है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखो फिर से मैं आपको स्लाइड दिखा दूँ, तो दीज ऑल आर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ मैंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट लिया है, देयर आर सो मैनी अदर ट्रांजैक्शंस ऑल्सो। करेक्ट। तो फिलहाल के लिए समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि इन सारे इन्फॉर्मेशन को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उन इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो द फर्स्ट थिंग इज कि सर हम लोग इसका जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो रिकॉर्डिंग का तरीका क्या होता है, किस सीक्वेंस में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। करेक्ट। अभी आप देखो, सेकेंड थिंग, अब मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ये अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है ना। अब द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इनटू आवर माइंड कि सर इसका प्रोसेस क्या होगा। कभी भी हम लोग कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, अभी आप एक चीज़ खुद सोचो, अभी मैं जो वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस को फॉलो किया। कैमरा को कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह से मैं आपके सामने इफेक्टिवली इसको रख सकूँ, ठीक है ना, मैं जो भी सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं जंबल ऑर्डर में करूँ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसी तरह अकाउंटिंग भी अगर मैं इनसिग्निफिकेंट मैनर में यूज़ करूँ तो जो भी इसको पढ़ने वाले होंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। करेक्ट। अभी आप एक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना, उसमें आप देखते हो कि जो कुछ भी आपका न्यूज़ दिया गया है वो एक सिस्टमेटिक वे में दिया गया कि हाँ किस तरह से क्या इंसिडेंट हुआ है। अगर वो जंबल वे में दिया हो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप देखोगे घटना जिस अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है उस ऑर्डर में ही हम लोग को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अकाउंटिंग भी हम लोग को यही बताता है कि जब जो इंसिडेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिकॉर्ड करते चले जाओ, ठीक है। तो आप पता है, अभी देखो मैं फिर से एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखो, ये सेम ईयर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2019 एंड ईयर एंड इज 31 मार्च 2020, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, देखो सबसे पहला काम व्हाट वी डू इज, सबसे पहले ना हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अभी सोचो आपने इतना सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, सर क्या क्या रिकॉर्ड किया, फिर से एग्जांपल बोल रहा हूँ। परचेज हुआ, सेल्स हुआ, एक्सपेंस हुआ, अदर इनकम्स, ये आपने रिकॉर्ड किया जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है ना। तो अभी आपने रिकॉर्ड किया। अभी सोचो इतना सारा, अगर मैं ये देखो मैंने एक बुक बनाया, हाँ ये रिकॉर्डिंग बुक, यहाँ पे मैंने सारा रिकॉर्ड किया। अब सोचो अब मैं डेली बेसिस पे अगर इन सबको रिकॉर्ड करता चला जाऊँ तो साल भर में तो पूरा ग्रंथ बन जाएगा कि इतना सारा परचेज है सर, इतना सारा सेल है। अगर मुझे टोटल ये पता करना हो कि सर टोटल सेल्स कितना है, तो फिर से आप उस बुक को खोलोगे, फिर चेक करोगे, यहाँ सर फर्स्ट पेज में मुझे सेल दिखा, इस मंथ के इस डेट में मुझे एक सेल दिखा, फिर इस मंथ में उस डेट में सेल दिखा, फिर आप नेक्स्ट पेज पलटते हो, उसके बाद फिर देखते हो कि हाँ सर फिर मुझे सेल्स दिखा, फिर परचेज दिखा, फिर एक्सपेंसेस दिखा। तो साल भर में पूरा इतना मोटा बुक बन जाएगा। उसमें आप चेक करोगे कितना सारा सेल, कितना सारा परचेजेस है। लेकिन अगर बिजनेस का ओनर अगर ये जानना चाहे कि हाँ मैंने टोटल सेल कितना किया है, पूरे साल भर में मैंने टोटल सेल कितना किया या टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हुआ है। अब एक्सपेंस का भी डिफरेंट कैटेगरी है जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था। अभी आप देखो सैलरी टोटल कितना मैंने पे किया, रेंट मैंने कितना पे किया, टेलीफोन बिल कितना मैंने पे किया। अगर मैं इस बुक को देखूं तो इसमें तो आपको हर एक पेज में अलग अलग हर मंथ या हर वीक डेली वाइज भी आपको सारा रिकॉर्डिंग दिखेगा। बट द थिंग इज दैट कि मुझे कैसे समझ में आएगा सर कि मैं सारा मतलब अगर मुझे उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तब जानते हो आप क्या करते हो, फिर आप करते हो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट सिमिलर टाइप का जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक जगह में कंबाइंड फॉर्म में लिखना इस क्लासिफिकेशन, दैट्स ऑल। जैसे कि अगर आपको लगता है कि सर मैंने सेल्स किया है, तो जब आपने सेल्स किया है उस सेल्स का, अभी देखो मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलग अलग बॉक्स बना रहा हूँ। ये देखो ये मैंने अलग अलग बॉक्स बनाया, ये मैंने अलग अलग बॉक्स बना दी, ठीक है। पहला बॉक्स जो है सर ये सेल्स का बॉक्स है, ये परचेज का है, ये सपोज फॉर एन एग्जांपल सैलरी का बॉक्स। तो मैं क्या करूँगा जानते हो, यहाँ से जितने सारे सेल्स है, ये देखो ये जो सेल्स है इन सबको ले आकर मैं यहाँ फिट करूँगा। ये जितने सारे परचेजेस हुए हैं इन परचेजेस को यहाँ डालूंगा। जो भी एक्सपेंसेस है उसमें से सैलरी जो है उनको मैंने यहाँ डाला। तो इस तरह से
जब भी ओनर्स को ये देखना होगा कि हाँ मेरा टोटल सेल पूरा थ्रू आउट द ईयर मेरा टोटल सेल कितना हुआ है, तो जानते हो वो इस सेक्शन में ना जाकर वो इसको रेफर करेगा, ठीक है ना, इसको रेफर करेगा, वो चेक करेगा कि हाँ मुझे सिर्फ सेल्स जानना है, तो वो सिर्फ सेल्स का बॉक्स देख लेगा कि हाँ मेरा टोटल सेल कितना। अभी आप एक चीज यूज करो, डेली बेसिस पे आप देखते हो आपके घर में भी अलमीरा होगा, अलमीरा में भी आप देखोगे अलग अलग बॉक्सेस बने हुए होते हैं, आपके अलग अलग टाइप के जो भी गारमेंट्स होंगे, अगर हैंकी है, जो कुछ भी गारमेंट है आपका, ब्लेजर्स है, शर्ट्स है, पैंट्स है, सबके अलग अलग बॉक्सेस बने हुए। अगर मैं उन सबको जम्बल्ड ऑर्डर में एक साथ भर दूं और आपको एक पर्टिकुलर सिर्फ शर्ट चाहिए, तो आपको कितना सारा मेहनत करना होगा। पूरा अलमीरा आप छान डालोगे, गुस्सा में कपड़ा फेंकोगे कि हाँ कहाँ रख दिए। उसके बजाय अगर मैं शर्ट्स का एक कॉलम बना लूँ, ट्राउजर्स का एक अलग बॉक्स बना लेता हूँ पूरा अलमीरा के अंदर, वो पूरा जो अलमीरा है दैट इज रिकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर मैं अपने छोटा छोटा प्लेसेस बना रखा है जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप के गारमेंट को अरेंज कर पाते हो। आपको हैंकी चाहिए, आप हैंकी वाला पार्ट में देख लो, वहां से आप हैंकी निकाल लो, तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हम लोग जनरल बेसिस पे भी करते हैं, बस आपको अकाउंटिंग को आपको जनरल लाइफ के साथ रिलेट करना है कि हाँ सर हम लोग तो ये पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद अब सवाल ये है कि सर हम लोगों ने तो इतना सारा इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने लिखा है, तो सर हम लोग उनको किस तरह से, अगर एक लिस्ट मुझे देखो, अब सर ये भी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मैं क्लासीफाई वाला पार्ट देखूँ तो सर ये भी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें सेल्स के अलग अलग बॉक्सेस बने हुए, परचेज का बॉक्सेस है। अगर मुझे सर और समराइज वे में चाहिए, मुझे ये देखना है एक्सक्यूज मी, मुझे ये देखना है कि मेरा टोटल सेल्स का एक सिंगल फिगर मुझे चाहिए, एक सिंगल फिगर, टोटल परचेजेस का एक सिंगल फिगर चाहिए, तो उसको ना हम लोग बोलते हैं समरी, समरी, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक समरी बनाया, अभी आप देखो, मैंने यहां पे एक समरी बनाया। इस समरी में मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे सेल्स है, अब मैं देखो यहां से इसको यहां शिफ्ट कर रहा हूं, ये जो मेरे सेल है टोटल मैं दिखा रहा हूं कि मेरा सेल कितना, और ये एक पेज का बनेगा, 2 पेज का बनेगा, ये तो पूरा ग्रंथ है। अब ये इससे छोटा है और ये जो है पूरा समरी, मतलब आपका सिर्फ एक पेज में ही आपको ये बताएगा कि आपका टोटल सेल कितना हुआ। ये जम्बल्ड ऑर्डर में स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, इसमें सेल, परचेज, एक्सपेंसेस सारा चीज एक साथ है, और ये जो बॉक्सेस है ये कई सारे बॉक्सेस बनेंगे। इसमें आपका टोटल सेल बताया जाएगा, टोटल परचेजेस बताया जाएगा, लेकिन आपको अगर सिर्फ ये देखना है, अलग अलग डिटेलिंग में, अलग अलग डेट में बताया जाएगा, लेकिन आपको अगर ये देखना है कि मेरा समरी क्या है, मेरा टोटल सेल कितना हुआ, टोटल परचेज कितना हुआ, मुझे एक साथ एक मतलब ब्रीफली देखना है, तो आप उसका समरी बनाते हो। तो उसमें सेल्स आपने लिखा कि मेरा इतना सेल हुआ, ये आपका परचेजेस हो गया, इसके बाद आपने एक्सपेंस लिखा, इसके बाद आपने एसेट लिखा, इसके बाद आपने लायबिलिटी लिखा, अदर कोई इनकम है तो आपने ये लिखा, इन सारा का डिटेल्स, ठीक है ना। इसके बाद अब जब आपके पास समरी रेडी हो गया है, तब आप इस जगह पे जाकर आप उसका एनालाइज करते हो, एनालाइज करते हो। एनालाइज इन द सेंस सर कि जो कुछ भी मैंने ट्रांजैक्शन किया, अल्टीमेटली मैंने जो पढ़ाई किया उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। तो मैंने जो बिजनेस किया है तो मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि ये आपका जजमेंट में बहुत हेल्प करेगा, आपका डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हो वो बिजनेस आपको क्या रिटर्न दे रहा है। अगर वो रिटर्न सही दे रहा है तो आपको उसको और ग्रो करना चाहिए, अगर वो रिटर्न कम दे रहा है तो आप किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप अगर देख रहे हो तो कंटिन्यूअसली वो रिटर्न मुझे नहीं दे पा रहा है, तो आपको ये क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ेगा वेदर यू शुड कंटिन्यू और नॉट। तो इसके लिए आपको एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखोगे, एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ना एक्सक्यूज मी, एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस प्रॉफिट या लॉस पे हमारा डिसीजन बेस्ड होगा, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, मेरा जो फर्स्ट वीडियो है ये ओरिएंटेशन पार्ट पे यहीं तक कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं आपको इसके आगे की तरफ मैं लेकर जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे मैंने फाउंडेशन क्रिएट कर दिया कि आपको जब मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डेफिनीशन या फिर अकाउंटिंग का प्रॉपर डेफिनीशन बताऊंगा, उस वक्त मैं आपको रिलेट कर पाऊंगा
कि ये जो पार्ट है मैंने किस तरह से उसको डेफिनेशन में पुट किया है। तो थैंक यू वेरी मच। ये इसका जो कुछ भी PDF वगैरह होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।